सभी लोगों का सुबह सुबह आज एफपीआरटी की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि हम लोग इस कक्षा का जो ट्रेंड है वो ये है कि हम लोग अपनी जो क्लास की शेयरिंग से शुरू करते हैं। तो यदि किसी के पास कुछ अच्छी शेयरिंग है तो प्लीज वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे। इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हुई है 31 मार्च तक के। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टारगेट्स मुझे लिखवाए थे, और जब हम डिजिटल हैंड रेज करने की बात करते हैं तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। तो क्या ये काम नहीं हो रहा या शेयरिंग नहीं करना चाहते? किसी की कोई शेयरिंग नहीं है? अभी सब क्लोजिंग में बिजी हैं लग रहा है। अच्छा, क्लोजिंग में बिजी है। बट सर आज क्लोजिंग में तो यदि आपने एक हैंड रेज हुआ दीप मंगला का। अपना डिजिटल हैंड रेज, दीप मंगला को अनम्यूट किया जाए। सभी गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नेटवर्क लो नहीं तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। क्लोजिंग बहुत अच्छी रही, मैं कहूँ बेकार रही। जैसा से मैंने काम किया था क्लोजिंग सबसे अच्छी रही है। और सबसे अच्छी चीज थी कि जो मैंने इस बार में नोट की प्योर की मेरे क्लाइंट है जो हर साल मुझे बिजनेस दे रहा था, रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिंगल ही करता हर साल। तो पिछले 2 लॉकडाउन में उसने कुछ नहीं किया था, तो इस बार मैंने उसको फोन नहीं किया। तो मैं लास्ट में बैठा हुआ था, मैं चलो आज काफी टाइम हो गया बात करके देखता हूँ मैं। तो उनसे लाख रुपए का पीएम विदाउट किसी एफर्ट के आ गया, और वो ये सोच रहे थे कि मैं फोन करूँ, मैं सोचा वो फोन करेंगे। तो सोचा कि वेटिंग जो हम कर रहे थे, मैं सोचा वेटिंग मुझे इस चीज समझ में आई कि वेटिंग नहीं करनी है। जिनको मैं रेगुलर टच कर रहा था, रेगुलर टच करता रहूं, यही था मेरा। बहुत अच्छे दीप जी। और ये मैं आप लोगों में आज जितने भी लोग अभी तक पार्टिसिपेंट जितने भी आ चुके हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस उसमें मत रहिए कि क्लाइंट हमें फोन करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हमें ही थोड़ा सा क्लाइंट को टच करना पड़ता है। या तो इसलिए मैं आप लोगों से जो जब भी कोई आदमी क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई आपका साल 2 साल में कोई नहीं आता, तो वैसे भी आप लोगों को अपने हालचाल करने के लिए बात कर सकते हैं उनसे। सुबोध पंडित जी का डिजिटल हैंड रेज है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक अच्छी शेयरिंग है, आर्किटेक्ट है तो उसका मैं थोड़ा सोचता हूँ कि लोगों को शेयरिंग अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही बातचीत करने गया था तो उनको बोला कि सर आपका कुछ इंश्योरेंस या आपके पैसिव इनकम का कुछ प्लानिंग है? बोलता है पैसिव इनकम क्या होता है? मैं बोला सर पैसिव इनकम वो होता है जहां बिना आपके एफर्ट से आपकी इनकम चलेगी। तो नहीं, वैसा तो कुछ नहीं किया है। तो उनको समझाने के बाद मैंने 2 लाख रुपए का प्रीमियम लिया। और तो क्या होता है, प्रोफेशनल को, बहुत सारे प्रोफेशनल को पता नहीं है कि उनके पैसिव इनकम है क्या। तो अगर इस अनुसार से अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गिव द सोसाइटी ऑफ पैसिव इनकम। बहुत अच्छे सुबोध जी, बहुत अच्छे। बस आपसे छोटी सी इतनी सी विनती है कि आपने ऐसी क्या बात करी जो वो आपसे, मतलब जो आपने बताया पैसिव इनकम की बात करी, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन उसमें ऐसी पैसिव इनकम में क्या बात करी कि भाई और कौन सा आपने प्रोडक्ट उनको पिच किया? उमंग दिया हूँ सर, जीवन अच्छा। उमंग दिया हूँ, गारंटेड पैसिव इनकम विद क्रिएट द वेल्थ, वो मैंने कॉन्सेप्ट लिया। हाँ। और उनको यही बात किया कि सर अगर कल आप प्रोफेशन में कुछ चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस, तो उनको बोला क्या क्या चैलेंजेस है आपके? बोला सर एक तो मेडिकल है, दूसरा एक्सीडेंट है, तीसरा तो डेथ किसी को मालूम नहीं पड़ता है लेकिन वो भी बताए। तो बोलता है हाँ ये तो है। तो हम बोले अगर मेडिकल चैलेंजेस हो, जब वर्क नहीं रहेगा, ऑफिस नहीं खुलेगा, तो आप कैसे काम करेंगे? तो बोलता है हाँ वो बात तो सही है, तो कम से कम बेसिक तो गारंटेड प्लानिंग होना चाहिए। तो बोला होना चाहिए। तो हम बोले आप कुछ किया है? नहीं किया हूँ। तो फिर मैंने उमंग का मतलब बेनिफिट बताया। बोला सर ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हमें भी देगा और हमारे परिवार के लिए भी फ्रॉम डे 1 से गारंटेड है, और एक और एक्यूमुलेटेड अमाउंट में जब भी चाहूँ तो एग्जिट हो सकता हूँ। हम बोले हाँ दिस इज फाइन। तो इस आधार पे उन्होंने क्लोज किया है। और आगे भी है कुछ। ये तो स्टार्टिंग हुआ है, इट इज ए गुड ग्रोइंग। इसे यंग बंदा ओनली 31 इयर्स का है, तो फ्यूचर आल्सो इट विल बी इनहांस। बहुत अच्छे, ग्रेट, थैंक यू सो मच पंडित जी। मैं अब राघव को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। राघव को अनम्यूट करिए प्लीज। राघव, वेलकम। सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। लगभग 1 साल हो गया है कि मैंने
SBI से जॉब छोड़ी और FPRT ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों से मुझे मोटिवेट किया कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए। सो आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा ये डिसीजन लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। सो कुछ अचीवमेंट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैक्स बूपा में हमने डबल CEO क्वालिफाई किया 50 लाख रुपए का फ्रेश बिजनेस कंप्लीट करके। हमारी इस क्वार्टर में 3 टिकट्स दुबई की और 2 टिकट्स न्यूजीलैंड की क्वालिफाई हुई है। उसके साथ हम लोग अपना जो रिटेल का बिजनेस है मोटर का, वो रिन्यू बाय के साथ करते हैं और दिल्ली में हम लोग रिन्यू बाय में नंबर 1 पे रहे और उसकी 2 यूरोप की टिकट्स हमने क्वालिफाई की। एंड LIC की बात करें तो हमारा जो LIC का कमीशन है वो 4 लाख रुपए शॉर्ट है COT से, और अगले 8-10 दिन में आप लोगों के ब्लेसिंग से हमारा LIC का COT भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस में हमने 4.5 करोड़ रुपए का फ्रेश बिजनेस किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एंड केशव ने भी जॉब छोड़ दी है और पापा का सपोर्ट है ही, एंड मेरी वाइफ और केशव की वाइफ हम लोग सब मिलके कोशिश करेंगे कि इस साल और अच्छा करें और हमारी परफॉर्मेंस 3 टाइम्स से 4 टाइम्स हो। एंड मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर भी सबके लिए अच्छा रहे। थैंक यू। बहुत अच्छे राघव, वेरी आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑन यू। मुझे अच्छा लगा। हम लोग बहुत सालों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जितना टाइम आप अपने जॉब में दे रहे हो उतना यदि आप अपने प्रोफेशन में पापा का सपोर्ट करोगे तो जो रिजल्ट्स होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और आज शायद आप 1 साल के बाद खुद रियलाइज कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वाकई में ही वो चौंकाने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत जल्दी COT तो हो ही रही है और आगे हमें TOT भी करनी है इस साल, इसी कैलेंडर ईयर के अंदर अपनी TOT बुक करनी है। और जिस तरीके से आप और राघव आप और केशव कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत अच्छा करोगे और कहीं पे भी आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, पूरी फैमिली आपके लिए अवेलेबल है। एक जॉनी को अनम्यूट करना भाई, राजेश। जॉनी अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ जी, बोलो जॉनी बोलो। अनम्यूट में नहीं है, म्यूट में है यार ये। चलो अभी संजीव पुरी जी को सुनते हैं। संजीव जी बोलिए प्लीज। नमस्कार। मैं आप लोगों के हेल्प से इस मंथ में अकेले सिर्फ मार्च की बात कर रहा हूँ, 13 लाख का मेडिक्लेम किया हमने। बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा था मंथ बहुत लंबा होता जा रहा है, बट होप नहीं छोड़ी जो इसे सिस्टम दिखाता है। लास्ट डे तक हम लोग कुछ टारगेट से शॉर्ट पड़ रहे थे एक कंपनी, क्योंकि 3 कंपनी में काम करते हैं हम लोग। मेनली बिजनेस 2 में जाता है। तो पर 2 दिन पहले ही हमारे पास ऐसी डील आ गई कि जिससे हमारे जो टारगेट थे हर टिकट सारी क्वालिफाई हो गई। थैंक्स टू सिस्टम। और GI में भी अब की बार हम एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, बिकॉज मेरे बेटे ने जैसे ज्वाइन किया है, अतुल जी को पता ही है, तो उसके साथ हमने कुछ वहां भी हाइट की तरफ जा रहे हैं। और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि GI में भी एक अच्छी हाइट होगी और हेल्थ में भी हम काफी आगे जाएंगे इस साल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे संजीव जी। बहुत आगे आप जैसे मेहनत कर रहे हैं और अब बेटा आपके साथ आपको असिस्ट कर रहा है, तो अब हमारी विशेष है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और अगर आप काउंट करते हैं कि पूरे साल का बिजनेस, तो डेफिनेटली हम हेल्थ में MDRT कर चुके हैं। वेरी गुड। हम ये चाहेंगे कि आप इतना काम करें कि FPRT की मेंबरशिप ले पाए। बिल्कुल। इस अब आ रहे हैं सब। थैंक यू सो मच। आपको बता रखा था, अब सारे आ रहे हैं, वो काम अपने बीच में पाइपलाइन में है, अभी कभी हो जाएगा अपने आप। थैंक यू सो मच। सब पे आउट आने की तैयारी में है। ठीक है, अजय त्यागी जी को अनम्यूट किया जाए। थैंक यू अतुल भैया। पहले तो आज तो मेरे को हिसाब से ये अशोक सर को बुलाया, लेकिन ये शेयरिंग वाला सेशन होना चाहिए था, क्योंकि मार्च में सब लोगों ने झंडे गाड़े हुए होंगे, सबको शेयरिंग करने के लिए एक्साइटेड होंगे। मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूँ। पहले बिजनेस की शेयरिंग ये है कि दुबई में क्वालिफाई नहीं कर रहा था मैक्स मूवा में, लेकिन एंड मूवमेंट पे लगभग 15 तारीख के आसपास करा कि करना है, तो मैंने 15 दिन में लगभग 4 लाख रुपए का प्रीमियम डाल के एक टिकट दुबई की क्वालिफाई की है। थैंक यू वेरी मच FPRT ऑन दिस।
और लास्ट डे पर अभी कल 2,41,000 रुपए का LIC में भी प्रीमियम डाला है। और एक जो मेरा हॉबी है या मेरा पैशन है, उस चीज की बात है कि बीइंग ए रनर, 27 मार्च को मैंने आपसे दुआएं मांगी थी, ब्लेसिंग्स मांगी थी। आई हैव डिड माय सेकंड फुल मैराथन इन 4 hours 23 minutes एंड इट वाज, मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी इस बारी ब्रेक था, तो मैं सोच रहा था कि मेरी पहली मैराथन 4 hours 29 minutes में थी, तो मैं सोचा था ये मेरी जाएगी 4 hours 40 minutes के आसपास जाएगी, 10-12-15 मिनट बढ़ेंगे, लेकिन विद ब्लेसिंग्स ऑफ यू ऑल 6 मिनट घट गए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें एक बात चीज और मैं शेयर करूंगा आपके साथ, दौड़ना अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, अपने आप में एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इसमें सारे काम आते हैं। यदि वो चीजें मैं अपने बिजनेस में भी लगा दूं, जितने पैशन के साथ मैं दौड़ दूं, आई विल 100% डू मिरेकल्स इन दिस बिजनेस। और इस साल मैं कमिट करता हूं कि वो सारे प्रिंसिपल्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग या टीम वर्क, जो भी मैं दौड़ने में इस्तेमाल करता हूँ, वो सारे के सारे ट्रेड्स मैं अपने बिजनेस में लेके आऊंगा। और आई विल डू वंडरफुल दिस ईयर, आई कमिट। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे त्यागी जी, आपने जो फुल मैराथन करी और अपने बिजनेस फिगर्स को भी चेंज किया, और इस साल का जो आपने अपना टारगेट लिया है कि जो आप रनिंग के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन अपने बिजनेस में भी करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल हम आपसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके तरफ से आने वाले हैं, और हम पूरे FPRT परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लास्ट शेयरिंग के लिए लास्ट बस, और बहुत जल्दी से हम अरविंद जी को सुनेंगे, और उसके बाद क्योंकि अशोक जी आ चुके हैं, थोड़ा सा विलंब से आए थे, लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं सबसे लास्ट शेयरिंग के बाद अरविंद जी जल्दी से बहुत अपनी शेयरिंग करिए, फिर मैं सीधा फिर राजेश शेतर जी को बुलाना चाहूंगा सर को इंट्रोड्यूस करने। जी जी सर, नमस्कार। गुरुदेव को सभी को चरण वंदन सर। सर ये मेरा फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम MDRT करी इसी फाइनेंशियल ईयर में। इसी फाइनेंशियल में आप लोगों का, सभी गुरुदेवों को साथ भी मिला, और मेरा काम तो पहले इसके मुकाबले बहुत अच्छा रहा। इस बार मार्च में थोड़ा मेरा इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं रहा जितना मैंने सोचा था। मैंने ये सोचा था कि जनवरी से और मार्च तक ही मैं करीब करीब आधी से ज्यादा एक पूरी MDRT कर लूंगा इस बार की, लेकिन नहीं हो पाई। चलो अप्रैल मई तक मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। बाकी आप लोगों सबको साथ में। और इसी मार्च में मैंने अमित पालीवाल सर का एक वेबिनार भी रखा था अभी, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली है, और काफी लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट होने का मौका मिला है। तो मैं अमित पालीवाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चरणवंदन, ऐसे ही साथ आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद, बहुत अच्छा। आपको देख के अच्छा लगता है, क्योंकि आपने 1 साल पहले हमारी बात के ऊपर अपनी नौकरी छोड़ी थी, और आज आपको जब आपके बिजनेस फिगर्स देखते हैं या आपको देखते हैं कि आपकी ग्रोथ देखते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है कि तो किसी ने हमारी बात पे थोड़ा सा ट्रस्ट किया और वो फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और आप डेडिकेटेड है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगे का जो अभी MDRT जो आपकी रुकी हुई है थोड़ी बहुत, जो इसी अप्रैल में ही कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के जो स्पीकर हैं श्री अशोक गोयल जी को बुलाने के लिए मैं राजेश शेतर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रधान श्री राजेश शेतर जी उनको इंट्रोड्यूस करें, और जल्दी से उनको, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में उनको वेलकम करें। बहुत धन्यवाद अतुल जैन साहब। आज जो इस कक्षा में स्पीकर हैं वो मेरे बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। हम दोनों ने दिल्ली में एक साथ प्रवेश किया। बहुत सारा प्रोफाइल मेरा उनका एक जैसा है, वो भी कवि हैं, मैं भी कवि हूँ। मैं भिवानी का हूँ, वो हिसार के हैं। वो इंश्योरेंस में है, मैं भी इंश्योरेंस में हूँ। वो रोहिणी पीतमपुरा में रहते हैं, मैं भी रोहिणी पीतमपुरा में रहता हूँ। वो गोयल है, मैं भी गोयल हूँ। वो जैन है, मैं भी जैन हूँ। अगर और बातें करूंगा तो ये कक्षा इसी में समाप्त हो जाएगी। इतनी सारी बातें मेरी उनकी कॉमन है। अशोक गोयल कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। चलता फिरता विश्वविद्यालय का नाम अशोक गोयल होता है। अशोक गोयल कविता के एक बड़े हस्ताक्षर तो हैं ही, काव्य जगत के शिखर हैं। वो एक बड़े व्यंग्यकार हैं, बड़े लेखक हैं, अनेक रचनाएं उनकी अमर हैं। लेकिन वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उन्होंने हजारों लोगों को मोटिवेट किया है। न केवल मोटिवेट किया है, तो उनके घर के चौका चूल्हा ठीक से चले
उनकी इनकम बढ़े, इसके सूत्र उन्होंने लोगों को दिए हैं। वो अनेक पुस्तकों के लेखक हैं, ऑथर हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम से उनका गहरा रिश्ता है और उन्होंने LIC के अनेक डिविजन्स में जाके अपना लेक्चर, अपनी ट्रेनिंग वहां पर दी है। हमारे FPRT के भी मेंबर हैं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। आज मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप, फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, 2079 विक्रम संवत भी शुरू हो रहा है। देश के अंदर हिंदू गौरव बढ़ रहा है, सनातन गौरव बढ़ रहा है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद तो मैं लोगों में जागरण देख रहा हूं। सबसे पहले आप सबको 2079, अब लोगों को ये नहीं पता 79 का मतलब क्या होता है, तो बताना पड़ता है। 79 का मतलब 79 होता है। संवत 2079 आरंभ हो रहा है कल से, चैत्र शुक्ला एकम से। इस कारण से आज ये नव वर्ष के पूर्व का लेक्चर है, ये अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर, हमारा सौभाग्य है कि अशोक गोयल, जिनको हम कविता में अशोक स्वतंत्र कहते हैं और इंश्योरेंस के लोग अशोक गोयल के नाम से जानते हैं, इस महामानव का स्वागत होना चाहिए। और इसका स्वागत कैसे होना चाहिए, ये FPRT के लोगों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे सदन में, आप तालियां तो नहीं बजा सकते हैं, पर चैट बॉक्स में आप अभिनंदन कर सकते हैं। एक भी उंगली ऐसी ना बचे जो अशोक गोयल जी के लिए 2 शब्द चैट बॉक्स में ना लिखे। चैट बॉक्स मुझे फुल चाहिए। आप सब अभिनंदन करें, स्वागत करें एक इंश्योरेंस जगत के महामानव का, जिनका नाम होता है अशोक गोयल। वेलकम अशोक जी। धन्यवाद राजेश भाई। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस सभा में जुड़ा हूं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। कल शाम को मेरे, जैसे आप में से कुछ लोगों को ज्ञात होगा कि मेरा जो इंश्योरेंस का अनुभव है वो प्राइवेट कंपनीज में भी बहुत लंबा समय मेरा बीता है, कुछ सीनियर पोस्ट पर। तो कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो प्राइवेट कंपनी में जोनल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि कल मेरा एक सेशन है कि नए साल की शुरुआत कैसे करें। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो चौंके, बोले ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी जल्दी जागृत हो गई कि 1 अप्रैल की सुबह इस तरीके का सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है कि नए साल की शुरुआत कैसे करें। तो मैंने बोला कि वो उस तरीके की कंपनी नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, लेकिन ये जिन लोगों का ग्रुप है, जिन लोगों का समूह है, वे अपने आप में विलक्षण है। तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि माने लोग इतनी सुबह जुड़ जाएं और 100 लोग एक साथ एक समय पर एक अनुशासित तरीके से जुड़ जाएं। तो मैंने उन्हें राजेश चेतन जी का उदाहरण देकर बताया। मैंने कहा देखिए, वहां जिस व्यक्ति ने लीडरशिप लिया है, शुरुआत किया, उनका इंश्योरेंस में कन्विक्शन इतना ज्यादा है जो आपने देखा नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कि कितना, तो मैंने जो परिभाषित किया आपको बताता हूँ, देखिए, और ये वाकई अनुकरणीय चीज है। मैंने कहा कि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर जुड़ जाऊं, वो ज्यादा सम्मानजनक पद रहेगा, और इस तरीके की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि जैसे अभी राघव बता रहे थे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त है इंश्योरेंस में और बड़ी कंपनियों में बड़े पद पर काम करने वाले व्यक्ति जब उन पदों को छोड़कर एजेंट बनने के लिए आते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए आते हैं, तो वो इंश्योरेंस के प्रति कमिटमेंट की, इस इंश्योरेंस एजेंसी के कन्विक्शन की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। इसके लिए राजेश जी बधाई हैं, बधाई के पात्र हैं, और उनके जो लोग उनको अनुकरण कर रहे हैं, जो उनके कारण इस FPRT में जुड़े हैं, वे सब भी बधाई के पात्र हैं। तो समय की सीमा है और लगभग आधे घंटे का समय मेरे पास है, तो मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं। और मेरा नाम आपको बता दिया है, अशोक गोयल। मैं प्राइवेट और LIC दोनों तरीके की कंपनियों से जुड़ा रहा हूं, पहले एजेंट के तौर पर, फिर मैनेजर के पद पर, और अभी इंडिपेंडेंट तरीके से, फ्रीलांसर, स्पीकर के तरीके से मैं इस इंडस्ट्री से अलग अलग संस्थानों से जुड़ा रहा हूं। दिल्ली में रहता हूं, और ये जो सेशन है कि इस साल की, नए साल की शुरुआत कैसे करें, ये स्वाभाविक सी बात है कि इस साल का पहला सेशन है, क्योंकि 1 अप्रैल को और इतनी जल्दी जब हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं सुबह के समय, तो इससे पहले तो कहीं नहीं हुआ है।
तो मैं आप सबकी अनुमति से इस सेशन की शुरुआत करता हूं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मैं प्रयोग करता हूं, जिससे कोई जो क्रम है चीजों का वो बना रहे और कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, और ये सब अपने अनुभव के आधार पर मैं बात करता हूँ। तो मैंने इस सेशन को नाम दिया है इम्पैक्ट। जी, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का अर्थ क्या है मैं थोड़ा खुलासा करके आपको बताऊंगा अगले 20-25 मिनट में, लेकिन एक एक जो अल्फाबेट है सुन रहा हूँ, नहीं जा रहे थे। सॉरी अशोक सर, एक सेकंड सर। राजेश भैया जरा सबको मैंने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए अशोक जी। जी मैंने कर लिया। मैं शुरू करूं अतुल भाई? हाँ जी शुरू कीजिए सर, प्लीज प्लीज। जी, तो इस सेशन का नाम है इम्पैक्ट, और मैं ये बहुत सारी जगह पर करने वाला हूँ, बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन उस श्रृंखला का ये पहला। तो इसका पहला जो लेटर है आई इज इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड इज माइलस्टोन। मैं आगे इसकी व्याख्या करूंगा, अगली एक एक स्लाइड एक एक विषय के लिए रहेगी। तीसरा है प्लेजर वर्किंग, साल की शुरुआत करने के लिए ये सही समय है, बिकॉज वी कैन डू प्लेजर वर्किंग। अवेलेबल मार्केट, ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबल मार्केट, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, एंड फाइनली टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे जितने विचार हैं, मैं जो इस बारे में सोचता हूं कि साल की शुरुआत किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को कैसे करनी चाहिए। इंसिडेंटली मैं खुद एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर भी काम करता हूं, एमडीआरटी करता हूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं धरातल की चीजों को जानता हूं, और इसलिए जो चीजें मैं आपसे बात करूंगा वो सब व्यवहारिक है, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये इम्पैक्ट का जो कंसेप्ट है ये आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, ये सब मैं ओरिजिनल तरीके से जो चिंतन करता हूं उसी के आधार पर मैं बनाता हूं। तो मैं इस इम्पैक्ट के सेशन की शुरुआत करता हूं। इम्पैक्ट में फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, जब साल समाप्त हुआ है तो हमारे पास ये सबसे उचित समय है, सबसे उचित अवसर है कि हम आत्मावलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। पूरे साल में पिछले 1 अप्रैल से लेकर इस साल यानी कल तक 31 मार्च तक हमने जो भी किया, और खास तौर से साल के आखिर में, आखिरी के 2-3 महीने में आकर जब हम कोई बड़ा लक्ष्य पाने के प्रयास में लगे होते हैं, जद्दोजहद, स्ट्रगल चल रहा होता है। स्ट्रगल ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, इट इज ए पॉजिटिव टर्म ओनली, कि हम वो संघर्ष कर रहे होते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक पहुंचने का मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने आती है, और फरवरी मार्च के महीने में हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा ऐसा किया होता तो अच्छा होता, इन लोगों से पहले मिल लिया होता तो अच्छा होता, इस संस्था में पहले जुड़ा हुआ होता तो अच्छा होता, वहां कहीं मैंने स्टॉल लगाया हुआ होता तो अच्छा होता, ये यदि मैंने किया होता, इस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए फला व्यक्ति का सहयोग लिया होता, उसका रेफरेंस पहले लिया होता, इसको 2 महीने पहले कोई प्रेजेंटेशन दिया होता, इन लोगों को ईमेल लिखा होता, इन लोगों को फेसबुक के माध्यम से जुड़ा होता, इनको कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैं यहाँ तक पहुंच गया होता, अपनी सोसाइटी में अगर मैंने अपना थोड़ा प्रचार कर लिया होता, अपनी कॉलोनी में जहां मैं रहता हूँ वहां जो स्पोर्ट्स हुए थे अगर मैं उसमें किसी तरीके से जुड़ गया होता तो अच्छा होता, तो आज मेरे लिए चीजें आसान हो जाती। तो रिकाउंटिंग द रिग्रेट्स, जिन चीजों का पश्चाताप हमें साल के आखिरी महीने 2 महीने में हुआ कि यदि ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ऐसा किया होता तो बेहतर होता, जो लक्ष्य पाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं उसके लिए यदि पहले इस तरीके की बात की होती तो आज ये जो लक्ष्य का संधान करना है, जो टारगेट को अचीव करना है, ये चीजें मेरे लिए इजी हो जाती। तो मेरा आप सबको सुझाव है कि आज जब आप क्लोजिंग समाप्त कर चुके हैं या आज करने वाले हैं, उसके बाद एक डायरी लेकर बैठे और उसमें लिखें कि वो क्या क्या रिग्रेट्स हैं जिन्होंने मुझे मेरे काम को का वो जो लक्ष्य निर्धारित, जो लक्ष्य प्राप्त करने से रोका, या अगर मैंने कर भी लिया तो भी मेरे काम को दूभर बना दिया। माने अगर ये चीजें मेरे काम में रुकावट बनी, यदि मैंने ऐसा ऐसा किया होता तो मेरा काम पहले की अपेक्षा आसान हो जाता या इससे और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो जाता। आधा एमडीआरटी किया तो 3/4 कर सकता था, पूरा कर सकता था। एमडीआरटी किया तो 1.5 एमडीआरटी कर सकता था, ताकि साल के अंत में जाकर मेरा सीओटी या टीओटी करना, अचीव करना जो है वो संभव हो सके। तो मुख्य बात जो है वो ये कि मैं अपने जो रिग्रेट्स हैं, जो पश्चाताप वाली चीजें हैं, उनको
काउंट करूं और उनको लिखूं, और उसमें किस किस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि मुझे इस तरीके के क्लाइंट ढूंढने चाहिए थे, मुझे बिजनेस वाले क्लाइंट मेरे पास नहीं थे, इसलिए साल के आखिर में आकर ऐसा मामला अटक गया, या नौकरी वाले नहीं थे, या मेरे जो क्लाइंट थे वो बहुत दूर दूर थे, छितरे हुए थे, बिखरे हुए थे, मेरे लिए उन तक पहुंचना संभव नहीं था, तो मामला जाकर अटक गया। और किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, फॉलोअप कि फला व्यक्ति से मैंने फॉलोअप नहीं किया, साल के शुरू में उनको एक मैसेज भेजा, उसके बाद उनसे संपर्क में नहीं रहा, जो मेरे ग्राहक थे उनसे मुझे जिस तरीके के रेफरेंसेस ले सकता था, ओहो बाद में ध्यान आया कि इसके जो चाचा हैं वो तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, अगर उनका एक फोन करवा दिया होता तो मुझे मीटिंग का समय मिल गया होता, मैंने प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाया होता। तो तमाम तरीके की चीजें जो इम्पैक्ट का पहला लेटर है आई, दैट स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन, हम कुछ भी कहें अपने अंदर झांक कर देखना, अपनी वर्किंग को झांक कर देखना, और उन सब चीजों पर आज ही से नोटिस करके लिख के, जबानी नहीं, क्योंकि जबानी लिखी हुई, जबानी सोची हुई चीजें फिर से कहीं हवा में बिखर जाती हैं, लेकिन कागज अपने आप कहीं नहीं बिखरता है। अगर मैं लैपटॉप पर या मोबाइल में इस तरीके की लिस्ट बनाता हूँ इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मावलोकन की, तो वो अपने आप कहीं नहीं बिखरता है, कहीं नहीं उड़ जाता है, इवेपोरेट नहीं होता। तो उन चीजों की लिस्ट बनाएं, इंट्रोस्पेक्शन, और फिर आप सोच सकते हैं कि आपको ये रिकॉर्ड रखना था जो आपने नहीं रखा। ओहो, अगर मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर लिया होता, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास होता, तो साल के आखिर में आकर मेरी वर्किंग आसान हो सकती थी, लोगों को रिकॉर्ड भेज सकता था, और तमाम तरीके की चीजें जो भी आप सोच सकते हैं। आप मुझसे ज्यादा सोच सकते हैं क्योंकि आप जमीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मेरा इंश्योरेंस बेचना या म्यूचुअल फंड बेचना मेरा इकलौता काम नहीं है, मैं उसके अलावा ट्रेनिंग की एक्टिविटी में भी रहता हूँ, और मेरा ऐसा अनुमान है कि ज्यादातर लोग इस समय इस सेशन में जो जुड़े हुए हैं वे लोग हैं जो 100% फुल टाइम एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये FPRT का मंच है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, तो इसलिए आप अलग अलग चीजों में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हैं उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपका अनुभव मुझसे ज्यादा समृद्ध होगा, कम से कम सेल्स के मामले में, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी चीजें म्यूचुअल फंड जिन चीजों का भी आप करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर लिया होता तो अच्छा रहता, ऐसा रिकॉर्ड रखा होता तो बेहतर होता, इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाए होते तो बेहतर होता, लैपटॉप पर बनाकर दिखाया होता तो बेहतर होता, इस तरीके का रिमाइंडर भेजते तो अच्छा रहता। तो जो भी चीजें आपको कचोटती रही उनकी आज ही लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये मामला ताजा ताजा है। पिछले 10, 15, 20 दिन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम झुंझला जाते हैं, मैं खुद भी उसी श्रेणी में शामिल हूँ। ये सेल्समैन की लाइफ का हिस्सा है कि आज उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता था, आप 20 मार्च को उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये स्थिति ऐसी है कि आदमी बुढ़ापे में जाकर सोचे कि मैंने यदि जवानी के समय इस तरीके का प्रयास किया होता तो आज मेरा शरीर ज्यादा ऊर्जावान होता, स्वस्थ होता, ज्यादा एक्टिव होता, सक्रिय होता। तो उम्र के उस पड़ाव पर जाकर आदमी को इंट्रोस्पेक्शन करना लाभदायक नहीं रहता, क्योंकि जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन हम जिस स्थिति इंट्रोस्पेक्शन करें और इसका भरपूर प्रयोग करें, फिर देखें कि किस तरीके के प्लान आप, जब कस्टमर टर्म प्लान आपसे मांग रहे थे तो आपके पास थे कि नहीं थे, तो किस तरीके के थे, जैसी लोगों की अपेक्षा थी, जिस तरीके की चीजें ग्राहक चाहते थे वो हम उनको दे पाए कि नहीं दे पाए। हेल्थ इंश्योरेंस जिस तरीके का लोग बात कर रहे थे कि टॉप अप कर दें, ऐसा कर दें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताएं, और जो चीजें वो जानना चाहते थे मेरे पास उनके लिए सोल्यूशन था कि नहीं था। यदि नहीं था तो मार्च के महीने में आप कुछ नई चीजें अपने किट्टी में नहीं जोड़ सकते। तो कहीं जहां भी आपको कमजोरी का अनुभव हुआ कि आपके पास एक और औजार कम था, आपके पास एक और हथियार कम था लड़ने के लिए, उन चीजों पर आप चिंतन करें। गारंटेड रिटर्न के प्लान जिस तरीके के मार्केट में बिक रहे हैं, बैंक जिस तरीके की चीजें बेच रहे हैं, कि उनके कारण आपका हाथ तो नहीं रुक गया कि जो प्लान आप बेच रहे थे मार्केट में कुछ अलग तरीके की चीजों की डिमांड थी, जो आप बेच सकते थे वो नहीं बेच पाए क्योंकि आपने पहले से उसके लिए व्यवस्था नहीं की थी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। कोई चीज आपको नजर आए, मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट बता रहा हूं, उसका जो विस्तार है वो आप अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। कहीं आपको लगे कि वो हो नए साल का वो जो मेला लगा उसमें अगर मैंने स्टॉल लगाया होता तो अच्छा होता, लीड जनरेशन और बेटर हो सकता था, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकता था। 1 to many, माने एक व्यक्ति एक बार में कुछ
इस तरीके का प्रयास करें कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। 1-to-1 होता नॉर्मली मीटिंग जो हम सेल्स के लिए करते हैं, और 1-to-many होता अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मैं जो चीज बेचता हूँ, जिस तरीके की सर्विसेज देता हूँ, जिस तरीके की यूनिक सर्विसेज देता हूँ, वो 1-to-many पहुंचने का के लिए जो लीड जनरेशन कर सकते थे वो किया कि नहीं। मैं फला क्लब का मेंबर बन सकता था। क्लब मतलब मैं इंश्योरेंस वाले क्लब की बात नहीं कर रहा, कोई लायंस क्लब है, कोई और क्लब है, कोई भिवानी परिवार है, इस तरीके की जो और बहुत सारी संस्थाएं हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, आपका किसी इलाके में ऑफिस है तो वहां कोई ट्रेड एसोसिएशन बनी हुई होगी, कोई उस एरिया के लोगों की ट्रेडर्स एसोसिएशन हो सकती है। यदि आपके घर में ज्वेलरी का काम है मान लीजिए, या फर्नीचर का काम है, तो फर्नीचर एसोसिएशन अलग से रहती है, ज्वेलर्स एसोसिएशन अलग से रहती है। तो आपको कहीं लगा हो कि यदि मैं उस एसोसिएशन का मेंबर होता तो मेरे लिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना बेहतर हो सकता था, तो वो अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांक कर देखें अपनी वर्किंग के बारे में, या मेरा वर्किंग का टाइम मैंने कितना रखा, डिसिप्लिन अपने आप को कितना करके रखा, संडे को काम किया कि नहीं किया, पहले दिन मीटिंग फिक्स करके रखी कि नहीं रखी। ये सब आत्मावलोकन करने का समय अभी है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो साल के बीच में अगर हम करना चाहें तो हम खुद को रोक देते हैं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है कि अभी 6 महीने तो निकल गए हैं, साल के शुरू में देखेंगे, तो वो साल का शुरुआत आज हो चुका है। और ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि ये एक संयोग है कि माने जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम का मिलन हो रहा है, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का एक तरीके से मिलन हो रहा है, कि नया साल उनका भी अभी शुरू हो रहा है, हमारा भी आज ही शुरू हो रहा है। जैसे राजेश जी ने बात की कि विक्रम संवत कल से शुरू होगा, और ये जो नया साल है अंग्रेजी सभ्यता का, अंग्रेजी सोच का, वो भी आज ही से शुरू हो रहा है। तो आप किसी भी तरीके की बात करें, ये दोनों चीजों का समावेश है, संगम है। इसलिए नए साल में जो भी हम शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए जो आत्मावलोकन है, उसके लिए आज का और कल का दिन, साल के पहले 1-2 दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा सबसे पहला जो अनुरोध है, संदेश नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़े लोगों के लिए शब्द होता है कि मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं, आप करें। मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं भी उसी श्रेणी में हूं जिस श्रेणी के आप हैं, इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर मैं काम करता हूं, तो हम आज उस चिंतन को करें, अपनी वर्किंग को, अपने प्लान को, अपनी वर्किंग स्टाइल को, अपने कस्टमर्स को, एरिया को, उनको देखें। इम्पैक्ट में दूसरा लेटर है एम। एम यानी माइलस्टोन। माइलस्टोन से अर्थ मैंने लिया है कि मैं अपने लिए क्या सीमाएं तय करता हूं, अपना मैं लक्ष्य क्या निर्धारित करता हूं। माने 1 साल के बाद, अगले साल इसी दिन मैं इसी तरीके की किसी मीटिंग में बैठा हूं या अकेले बैठकर सोच रहा हूं, तो मैं कैसे तय करूंगा कि मैंने ये साल अच्छा व्यतीत किया कि नहीं किया, मैं इस साल में सफल रहा कि नहीं रहा। सफलता की परिभाषा क्या है कि पहले से तय किया हुआ एक लक्ष्य और फिर जहां तक पहुंचे, इन दोनों का जो अंतर है उसकी जांच करना। कोई गोल सेटिंग नहीं की, कोई सोचा ही नहीं कि कहां तक जाना है, तो फिर कैसे तय होगा कि मैं अच्छा कर पाया कि नहीं। अच्छे की कोई परिभाषा नहीं होती है। अच्छा वही है जहां तक मैंने पहुंचने को सोचा और वहां तक पहुंच गया, तो ये अच्छा है मेरे लिए। किसी और की निगाह में वो अच्छा हो सकता है, कम अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करूं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि मुझे इस साल इतना रुपया कमाना है, या मुझे इस साल इतना कमीशन कमाना है, या इस साल इतनी पॉलिसी बेचनी है, या फला क्लब मेंबरशिप के लिए अप्लाई के लिए क्वालिफाई करना है, या जैसा कि पहले अभी बताया जा रहा था कि मैंने दुबई की 2 टिकटें हासिल की है, या जैसे अजय त्यागी जी बता रहे थे कि मैंने अपने लिए वो मैराथन का लक्ष्य निर्धारित किया। इंसिडेंटली एक छोटी सी बात मैं बताने से अपने लोभ का संवरण नहीं कर सकता हूँ। लगभग 18-20 साल पहले की बात है। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया इंश्योरेंस के बारे में, ताइवान में। तो वहां जो वक्ता थे उनमें से एक वक्ता हमें अच्छे लगे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद हम 2-3 लोग जो दिल्ली से गए हुए थे उनसे बातचीत करने लगे। उनका नाम था गॉडफ्रे फिलिप्स।
तो उनके बारे में बताया गया था जब वो मंच पर बोलने के लिए आए। ये अपने इंश्योरेंस के वो बहुत सफल एजेंट थे, इंश्योरेंस के इसीलिए स्पीकर थे। तो उन्होंने बताया वहां कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम में खेला हूँ, मैं ओलंपियन भी हूँ, ओलंपियन रहा हूँ, और अभी एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट हूँ जो ऑस्ट्रेलिया से और ताइवान बोलने के लिए जिनको बुलाया गया। तो बाद में जब मैं उनसे अकेले में, मतलब हम उनको अकेले पकड़ के 3-4 लोग उनसे बात कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा जी अच्छा आप इतने बड़े ओलंपियन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेले हैं, तो आप इंश्योरेंस में कैसे आए? तो बोला सब जगह बेसिकली प्रिंसिपल एक ही रहता है कि आप कितना कैसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कैसे उसके लिए अपने अंदर पैशन क्रिएट करते हैं, कैसे उस मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मुझे लगा कि इंश्योरेंस में मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं सोचता रहा इतने साल से कि हमें भारत में इंश्योरेंस सेल्स में सेलिब्रिटी क्यों नहीं दिखाई देते हैं जो बड़े गर्व से कहें कि मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ। आज पहले कुछ और करता था। तो अजय त्यागी जी मुझे लगता है उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि मैराथन दौड़ने वाले लोग आज इंश्योरेंस में भी मैराथन के तरीके से रिकॉर्ड कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो मैं वापिस अपने विषय पर आता हूँ। हम अपना माइलस्टोन निर्धारित करें, अपने आप से अपेक्षा क्या है, कितना काम करना चाहते हैं, वो निर्धारित करने का समय अभी है, साल के शुरू में, और उसको लिखें अच्छे से, डायरी में लिखें, किसी पैड पर लिखें, किसी कोई एक उसका प्ले कार्ड बनवाएं, कलरफुल तरीके से उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और अपने घर में, दफ्तर में, जहां भी संभव हो। मैंने देखा है कुछ इंश्योरेंस एजेंट, बड़े एजेंट जो सफल हैं, वो ये काम करते हैं, उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करके रखें, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाए कि मुझे इस लक्ष्य के लिए काम करना है। वो लक्ष्य सिर्फ नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं हो सकता है, आपकी आमदनी हो सकती है, आपके लिए एक बड़ा मकान हो सकता है कि उस मकान को खरीदना है, उसके लिए बड़ा बिजनेस करना है, या मुझे सिंगापुर घूमने जाना है, या अमेरिका में MDRT अटेंड करना है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें, माइलस्टोन तय करें, और फिर उसके लिए देखें कि आपको कौन से प्लान बेचने, कौन से प्रोडक्ट बेचने। पहले तो प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करता हूँ कि क्या आप सिर्फ इंश्योरेंस बेचकर वहां तक पहुंच पाएंगे, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस जोड़ना है, या आपको म्यूचुअल फंड उसमें ऐड करना है। जो विशेषज्ञ हैं इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं, और ये आइडियल प्लेटफॉर्म है इस तरीके की चीजों के लिए। आप इस विषय के एक्सपर्ट से बात करें, किसी प्रोफेशनल एजेंट से, स्पीकर से, मैनेजर से बात करें कि आपको कौन से प्लान, कौन से प्रोडक्ट सहयोग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस या बैंक की FD या कारपोरेट FD, अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं आज के दिन अवेलेबल हैं, और हर फील्ड का कोई ना कोई विशेषज्ञ इस ग्रुप में जरूर जुड़ा हुआ है। उनकी आप मदद लें और प्रोडक्ट कैटेगरी तय करें, फिर उसमें प्लान तय करें कि आप टर्म प्लान ज्यादा बेचेंगे कि गारंटीड रिटर्न वाले प्लान ज्यादा बेचेंगे। आप छोटी छोटी पॉलिसियां बहुत सारी बेचेंगे या बड़ी पॉलिसियां थोड़े नंबर में बेचेंगे। प्लान का साइज क्या होगा, बड़ी पॉलिसी पर ज्यादा फोकस करेंगे या छोटे प्लान पर जिसमें नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा हो, क्योंकि हर चीज को बेचने की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। ज्यादातर एजेंट क्या गलती करते हैं, जो बिक जाएगा, जो कस्टमर मांग ले, जैसा बिकेगा, तो वैसा नहीं रहता। आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की दिखाएंगे या 1 लाख के प्रीमियम की दिखाएंगे, ये आपको अभी तय करना है, और उसी के हिसाब से आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, उसी के हिसाब से आपकी प्रगति इस फील्ड में होगी। तो जो भी आपने साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किया, उसको अभी समय है कि वी कैन ब्रेक इट इनटू मंथ्स एंड वीक्स, के साल के कौन से महीने में कितना काम कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग 50% काम आता है, बाकी 9 महीने में, इस साल के बचे हुए कैलेंडर के जो 9 महीने हैं उनमें कितना काम करेंगे, कितनी पॉलिसी कैसे करेंगे, और फिर महीनों में बेचें, महीनों में तोड़ें, और उसको फिर वीक्स में तोड़कर उस पर अपना वर्किंग शुरू करें। सो माइलस्टोन तय करने का समय कभी भी साल के बीच में नहीं होता है। लक्ष्य का समय, लक्ष्य निर्धारित करने का समय साल के शुरुआत में ही हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे हिसाब से है वो ये कि ये जो बिजनेस की अचीवमेंट का जो लक्ष्य है, इसको एक्टिविटी के लक्ष्य में तोड़ें। तो उदाहरण के लिए यदि आपने तय किया कि मुझे इस साल 100 पॉलिसी बेचनी है, तो नॉर्मली जो मेरा अनुभव है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये कि हमें एक पॉलिसी बेचने के लिए 3 लोगों से मिलना पड़ता है। मेरे हिसाब से आपको 300 सेल्स कॉल करनी पड़ेगी। आपका अपना अनुभव अलग हो सकता है, आपको 200 या 500 का लक्ष्य आप तय कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि पर पॉलिसी आपको कितने लोगों से मिलना है। तो उस एक्टिविटी को तय करना कि मैं इतने लोगों से जरूर मिलूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर यस एंड नो, वो हाँ बोले ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे 200 लोगों से मिलना है, 300 लोगों से मिलना है, कम से मिलना है,
ज्यादा से मिलना है, कितने लोगों को हेल्थ प्लान बताना है, कितने लोगों से म्यूचुअल फंड की बात करनी है, कितने लोगों को SIP के लिए मोटिवेट करना है। इस एक्टिविटी में जब तक हम अपने बिजनेस टारगेट को नहीं तोड़ेंगे तब तक अचीव करना संभव नहीं होगा। अपने आप को भुला मेरी बात मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ अतुल जी? मेरा जो हेलो, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका सेशन, बहुत एक्सीलेंट चल रहा है। थैंक यू। मैं चैट बॉक्स नहीं देख सकता। मैं एक बार ये चाहूंगा जी कि राजेश, चैट बॉक्स में सब लोग अपना फीडबैक देते रहें तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग दे रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, और कुछ मोनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। जो मोनी बाबा बन के बैठे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को फॉलो ना करें भाई। अब मोदी का जमाना है, बोलना पड़ता है। तो बोलिए, जो कहना है कुछ कहिए यहाँ पे। हाँ, सब बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद राजेश भाई। मैं फिर से अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा फीडबैक लेना जरूरी रहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कहता जाऊं। एक बार ऐसा हुआ, बहुत साल पहले, मैं जब इंश्योरेंस में नहीं था, एक कंपनी में काम करता था, तो हम लोग कंपनी के जनरल मैनेजर और सब लोग राजस्थान में गए, शायद जयपुर में गए। वहाँ पूरे राजस्थान के डीलर आए हुए थे, ज्यादातर हिंदी भाषी लोग थे। जनरल मैनेजर ने अपना भाषण दिया, अंग्रेजी में बोले, और फिर बाद में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्ताव देने के लिए एक डीलर को बुलाया गया। तो वो डीलर जो थे राजस्थान के किसी छोटी जगह से आए, लेकिन वक्ता अच्छा थे। तो वो बोले कि मेहता साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला, किसी किसी को समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके की बात मेरे सेशन में नहीं हो, इसलिए जरूरी रहता है कि बीच में फीडबैक लेते रहे। तो चलिए, मैं अपनी बात जहां से मैंने छोड़ा था, तो मैं वहीं से फिर से शुरू करता हूँ। सेटिंग दी एक्सपेक्टेशन, गोल सेटिंग जिसे हम कह सकते हैं। माइलस्टोन मैंने जोड़ा कि इम्पैक्ट में M स्टैंड्स फॉर माइलस्टोन। नेक्स्ट इज P इज प्लेजर वर्किंग। मार्च के महीने में क्या रहता है कि ये क्लब मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई करना है, ये सिर पर प्रेशर है, मैंने इतना टारगेट अचीव करना है, बहुत सारी चीजें हम अपना प्रेशर लेते हैं, या कोई हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई मैनेजर, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर, तमाम तरीके का प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि ये काम करना है। अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, नो डेडलाइन, कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई सीनियर आपको फोन करता हुआ नहीं मिलेगा कि अप्रैल में कितना बिजनेस किया है। इस तरीके की बात करने की इस माहौल में ऐसी चर्चा नहीं होती है। तो इसका, और किसी की कोई हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अप्रैल में कितना काम करेंगे। इवन प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं रहता। LIC में तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके का अनड्यू प्रेशर कहीं भी नहीं रहेगा अप्रैल के महीने में। तो इसका मतलब क्या है? इट इज प्लेजर वर्किंग, ओनली गुड बिगिनिंग इज रिक्वायर्ड। इसलिए आप अपने मर्जी से, अपने बिना किसी और के प्रेशर में आए, अपनी प्राथमिकताएं तय करके, अपनी प्रायोरिटी तय करके, अपने अच्छे बुरे का चिंतन करके, अपना सोच विचार करके, अपने तरीके से काम की शुरुआत कर सकते हैं। और जब हम अपने चिंतन से काम करते हैं, बिना किसी अनड्यू प्रेशर के काम से काम करते हैं, तो परिणाम बहुत बेहतर होता है। बाहर का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है, कई बार हमें बौखला भी देता है कि यार ये मार्च का महीना, फला आदमी ने इतना बिजनेस कर लिया, उसका ऐसा मैसेज आ रहा है, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने इस तरीके का मैसेज भेजा, इतना प्रीमियम हो गया, दूसरे लोगों का इतना कर लिया। तो ये जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसी किसी जगह हमें सहयोग करता है, लेकिन अप्रैल के महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस तरीके का प्रेशराइज करने वाला है। आप अपना चिंतन करें, मनन करें, योजना बनाएं, उस और प्लेजर तरीके से वर्किंग हम कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड वे ऑफ स्टार्टिंग अवर न्यू फाइनेंशियल ईयर। इम्पैक्ट में नेक्स्ट इज ए इज अवेलेबल मार्केट। ये विषय मेरे बहुत नजदीक है। कैसे कि एक तो बहुत सारा लेफ्ट ओवर बिजनेस रहता है। माने आपने जितने लोगों से मार्च में बात की, यहाँ जितने एजेंट जुड़े हुए हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोले मैंने जितने लोगों से बात की उतने लोगों ने बीमा खरीद ली, उतने लोगों ने पॉलिसी ले ली। कुछ ना कुछ आगे खिसकता ही है। तो जिन लोगों ने बिजनेस आगे खिसका दिया, पॉलिसी नहीं ली, उनके लिए तो मार्च और अप्रैल एक ही बराबर है। जब मार्च ने उन्हें आंदोलित नहीं किया, उन्हें आकर्षित नहीं किया, तो अप्रैल उन्हें कैसे पीछे खींच सकता है? तो उनके लिए तो मार्च और अप्रैल एक ही बात है। समय की सीमाएं, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली इस विषय को डील करता हूं। तो जो भी बचा हुआ बिजनेस है, लेफ्ट ओवर बिजनेस,
जिन लोगों ने बिजनेस पॉलिसी हमें नहीं दी, उनके लिए हम अगर 2 दिन बाद भी चले जाएं तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च में जाकर देखेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्च उनके लिए अहमियत नहीं रखता। अभी 2 दिन 4 दिन पहले या सप्ताह पहले मार्च जब खत्म हुआ था तो उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया इन्वेस्टमेंट का, इसलिए लेफ्ट ओवर बिजनेस मार्केट में बहुत रहता है, उसको समेटने का प्रयास हम अप्रैल में कर सकते हैं। और जो बहुत बड़े एजेंट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इस ग्रुप में भी है, इसके अलावा भी है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत पैसा कमाया, वे उस पैसे को एंजॉय करने में बिजी होंगे। वो कोई देश विदेश की यात्रा का योग संयोग बना रहे होंगे, कहीं जाना है, कहीं पिकनिक करनी है। जैसे होता ना कि जब बहुत बड़ा काम आदमी करता है तो वो अपने परिवार के साथ भी समय व्यतीत करता है, जिसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो वो लाइफ बैलेंस में, वर्क लाइफ बैलेंस में लगे होंगे। तो ये जो सामान्य एजेंट है या सामान्य से थोड़े बड़े एजेंट हैं, उनके लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुत बड़े एजेंट इस समय मार्केट में उस तरीके से जी जान से नहीं लगे होंगे जिस तरीके से वो फरवरी और मार्च में लगे हुए थे। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं। एक चीज आप और सोच कर देखें, अभी मार्च में, फरवरी मार्च में उस तरीके का बिजनेस नहीं आता है जिस तरीके का 5-7 साल पहले आता था। इसका मतलब है कि साल के 12 महीने में जो स्क्यूड बिजनेस रहता था कि फरवरी मार्च के आखिर में जाकर ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, अप्रैल में 0 आ जाता है, इस तरीके की स्थिति अब नहीं है। जब मार्च बहुत बड़ा नहीं होता है उतना जितना पहले होता था परसेंटेज वाइज, रेशियो वाइज, तो अप्रैल और मई को भी कोई अधिकार नहीं है कि वे उतने लो रहें जितने 5-7-10 साल पहले होते थे। तो आप सोच कर देखें कि जब मार्च बहुत बड़ा नहीं है तो अप्रैल भी शून्य टाइप का काम नहीं हो सकता। इसमें भी एक अच्छी शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी रहती है जो हम कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताता हूं कि मार्च का बिजनेस बड़ा क्यों होता रहा भारतीय इतिहास में, क्योंकि ये टैक्स प्लानिंग से कनेक्टेड था कि एटीसी की छूट लेनी है, इसलिए लोग मार्च के महीने में आकर ज्यादा जागरूक होते थे और अपनी टैक्स प्लानिंग करते थे। अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत सारे बिजनेसमैन मुझे ऐसा लगे जो डायरेक्ट टैक्स कोड में आ गए हैं, जो अल्टरनेट टैक्स कोड का सिस्टम दिया गया है जिसमें वो एटीसी की छूट छोड़ देते हैं, एटीडी की छूट को छोड़ देते हैं और वो अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने बोला जी अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एटीसी का, क्योंकि हम दूसरे तरीके से टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। तो जो लोग उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको एटीसी से एटीडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको तो मार्च, अप्रैल, मई, जून उनके लिए सब बराबर है। इस तरीके के ग्राहकों को देखें और उन तक पहुंचे तो वे चीजों को आगे नहीं सरकाएंगे। और अभी पॉलिसी का साइज बहुत बढ़ गया है, मेरा खुद का भी और मार्केट में भी मैं देखता हूं जो पहले हजारों के प्रीमियम की बात होती थी वो लाखों के प्रीमियम की होने लगी है। जब बड़े प्रीमियम की बात होती है तो ऑब्वियसली उसमें एटीसी कोई मायने नहीं रखता, और जहां एटीसी हटा मार्च का जो विशेष महत्व है वो समाप्त हो गया, क्योंकि सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए लोग मार्च में पॉलिसी लेते थे। ऐसा नहीं है कि मार्च में उनकी आमदनी बढ़ जाती है, बल्कि मार्च में और ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर रहता है एडवांस टैक्स पे करने का, पुरानी जो पॉलिसी जो मार्च में ली हुई है उनका प्रीमियम पे करने का। तो इस समय अप्रैल मई के महीने में लोगों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहता, उनके लिए प्रीमियम पे करना, नया इन्वेस्टमेंट करना भी समय है कि वो यदि मंथली प्रीमियम भी देगा तो उसकी जो एनुअल कमिटमेंट है वो मंथली में बंट जाएगी। 12 महीने में उस तरीके की चीजें वो निवेश कर सकता है। तो मंथली प्रीमियम पे करना एक इजी काम है। ये इम्पैक्ट में ए को मैंने अलग तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया और ये बिल्कुल नया बनाया हुआ मॉड्यूल है, कल मैंने बनाया है। कल मैंने ये इम्पैक्ट का जो कंसेप्ट है ये बनाया है, और सबसे पहले इसका मुहूर्त करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आप ही के सामने हूँ। तो आपकी जो प्रतिक्रिया है मुझे बताएगी कि इम्पैक्ट को कितना इम्पैक्टफुल मैं बना पाऊँ। नेक्स्ट इज सी, क्रिएटिंग रिकॉर्ड, कैलिब्रेटिंग, राइटिंग। मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दो तरीके की चीजें हैं। एक तो ये कि हमने कितना बीमा बेचा, कितना प्रीमियम इकट्ठा किया, कितना म्यूचुअल फंड किया, कितना हेल्थ का इंश्योरेंस लिया। तो ये जो खरीदने वाला काम है ये कस्टमर के हाथ में है, इसलिए हमारे लिए नॉन कंट्रोलेबल चीज है। आप कितने भी अच्छे तरीके से बताएं, भरत पारिक भी आकर किसी को प्लान बताएं तो आदमी इनकार में मुंडी हिला सकता है। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है एजेंट के लिए, कस्टमर का ही कंट्रोल, नियंत्रण इस पर रहता है। तो हमारे लिए कंट्रोलेबल क्या है? एक्टिविटी।
कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, कितनी लीड जनरेशन की एक्टिविटी करी, कहाँ तक पहुंचे, कितना रेफरेंस लेने का प्रयास किया, कितनी जगह जाकर सेशन किया, कितना प्रवचन किया, कितनी ट्रैवलिंग की। वो जो हमारे अपने जो खेचड़ जिसे हम कहते हैं हरियाणवी और राजस्थानी भाषा में कंट्रोलेबल एक्टिविटी, वो हमारे लिए संभव है और उसका रिकॉर्ड रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रिकॉर्ड रखें, एक डेली की डायरी बनाएं, एक डेट वाली डायरी, उसमें लिखें कि आज मैं फलां व्यक्ति से मिला, म्यूचुअल फंड की बात करी, इंश्योरेंस की करी, 2-4 शब्दों में लिख लें। ये बहुत जरूरी है एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना डायरी बनाकर। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए दर्पण का काम करता है, मिरर है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की इस महीने, लेकिन बिजनेस नहीं आया, अक्सर हमें ऐसा लगता है। तो मैं डायरी खोलकर देखूं कितने लोगों से बात की, कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से मैंने फोन पर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, कितनी अपॉइंटमेंट मिली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए महीने के आखिर में मुझे लगे इस महीने कोई रिजल्ट नहीं आया और मैं डायरी के पन्ने पलट कर देखूं तो लगे कि मैंने कुल 8 लोगों को फोन किया, 2 लोगों से अपॉइंटमेंट मिली और 1 पॉलिसी आई, तो इसका मतलब मेरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं कमजोर थी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी मेंटर, जैसे मैं बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट के लिए मेंटरिंग का काम करता हूं मंथली बेसिस पर, उस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं। तो हम वहां क्या करते हैं, हम उनकी एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं कि आपने कितने लोगों को सेल्स कॉल किया, माने कितने लोगों का आपने फोन कॉल किया, उनमें से कितने लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, उनमें से कितने लोगों के सामने आपको बैठने का मौका मिला, कितने लोगों का कन्वर्जन हुआ, कितने लोगों से रेफरेंस मिले। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है, जो बहुत बड़े एजेंट जो बनना चाहते हैं वो लोग करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी कब की जा सकती है? आप जबानी नहीं बता सकते जी। मैं बहुत सारे लोगों से मैंने फोन पर बात की, बहुत सारे में से थोड़े से लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उन थोड़े में से बहुत थोड़े लोगों ने बीमा खरीदा। अब इसका विश्लेषण कैसे होगा? बहुत सारे थोड़े और बहुत थोड़े, इसकी रेशियो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कितने, बहुत सारे मतलब कितने, थोड़े मतलब कितने, बहुत थोड़े मतलब कितने, तभी पता लगेगा कि आपका, यदि आपने बहुत सारे लोगों को फोन किया और थोड़े से लोगों ने मिलने के लिए टाइम दिया, तो इसका मतलब आपका जो टेलीफोन कॉल का जो सिस्टम है वो वीक है, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। या आपने बहुत सारे लोगों के सामने बैठकर प्रेजेंटेशन दिया, थोड़े लोगों ने पॉलिसी खरीदी, तो आपका जो पर्सनल प्रेजेंटेशन है वो वीक है। तो जो भी वीक एरिया है उसको इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप रिकॉर्ड रखें और फिर उसको किसी विशेषज्ञ से, किसी और एजेंट से, किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से, किसी जिसको आप अच्छा समझते हैं या जिसको आप हायर करते हैं, उनके सामने बैठकर आप इन चीजों को रिव्यू करें तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आएगी। और आखिरी चीज, मैं अगले 2-3 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करता हूं समय की सीमा को देखते हुए। टी इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टीफन कोवे की पुस्तक पढ़ी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें टाइम मैनेजमेंट में वो 2 चीजें बताते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको डिवाइड करें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के हिसाब से। कैसे? बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ये घंटों का विषय है। कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए, उदाहरण के तौर पर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं कि नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, खामखा की चीजें, फिल्में देखना, गप्पे मारना, लोगों के साथ बैठ के दूसरे लोगों पर व्याख्या करना, कौन किसके साथ घूमता है, किसका किससे अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है, कौन राजनीति खेल रहा, ये नॉन अर्जेंट। जो नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, ये वाली नॉट इंपॉर्टेंट और लेकिन अर्जेंट, वो कौन सी चीजें हैं? किसी और ने हमें कोई काम बता दिया, कस्टमर ने बोला जी आज मेरा रिटर्न भरने के आखिरी दिन है, रसीद लेकर तुरंत पहुंचवाएं, फला ऐसा कर दें, उसके यहाँ मेरा रिकॉर्ड भेज दें। मैंने जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हो गई, क्योंकि किसी और के लिए वो जरूरी है। मेरा बड़ा क्लाइंट है, उसने खामखा की चीज मेरे जिम्मे लगा दी जो मुझे करनी पड़ रही। तीसरी चीज है ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जो बहुत जरूरी है। आज क्लब मेंबरशिप पूरी करने का आखिरी दिन है, आज किसी का प्रीमियम भरने का आखिरी दिन है और मैं चूक गया हूं, अभी ब्रांच में पहुंचना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुरंत चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है और तुरंत चाहिए, वरना छूट जाएंगे, क्लब मेंबरशिप छूट जाएगी, दुबई का ट्रिप छूट जाएगा, मैं वहां फला जगह मेरी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। और चौथी चीज है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन आज ही करना जरूरी नहीं है। और लेखक उस पुस्तक में बोलता है कि इसमें ये जो आखिरी चीज है इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। उन चीजों के बारे में काम करना चाहिए
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आग नहीं लगी है, इमरजेंसी की स्थिति नहीं आई है, उन पर अगर हम काम करें तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज है जो हम एजेंट के तौर पर आज कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, साल के पहले दिन अर्जेंट नहीं है। चूज प्रोडक्ट लाइन, जो मैंने शुरू में बोला कि म्यूचुअल फंड बेचेंगे, लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे, कारपोरेट एफडी बेचेंगे, और बेचेंगे तो किस किस कंपनी के प्रोडक्ट बेचेंगे। कि मान लीजिए आपको एक ऐसा जिस कंपनी के आप प्लान बेचते हैं उनमें ये चीजें हैं लेकिन दूसरी चीजों के बारे में चूक जाते हैं। टर्म प्लान बहुत अच्छा है कि नहीं है, गारंटी रिटर्न वाले प्लान बहुत अच्छे हैं कि नहीं है, फलां तरीके की चीजें अच्छी हैं कि नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट लाइन को चूज करें आज साल के शुरू में, कहाँ से एजेंसी लेनी है, क्या करना है। रिसोर्सेज, कि आपके पास बाइक है कि नहीं, आपके पास कार है कि नहीं, आपको लैपटॉप चाहिए तो वो है कि नहीं, आपको इन चीजों के लिए पैसा चाहिए ये है कि नहीं। जो चीजें आपको रिसोर्सेज जुटाने हैं इन सब चीजों के लिए, अगर कहीं से नई एजेंसी लेनी है तो किसके मैनेजर से, किसके माध्यम से कहाँ संपर्क करें, वो चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन आज ये अर्जेंट नहीं है। आप इसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके उस पर एक्शन शुरू कर सकते हैं। ऑफिस बदलने की जरूरत है कि नहीं, अगर पहले ऑफिस नहीं है तो आज ऑफिस रखें कि नहीं रखें, उसमें कितना स्टाफ चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग देने का जो समय है वो आज है। मार्च में आप ये काम नहीं कर सकते थे। आपको अपने सब क्लाइंट्स का रिकॉर्ड अपडेट करना है, किसी सॉफ्टवेयर में डालना है, लैपटॉप में डालना है, कोई ऐप आपको डाउनलोड करनी है मोबाइल में, उसमें सब लोगों का डाटा मेंटेन करना है, कैसे प्रीमियम ड्यू होते हैं, किनको क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, वो सब करने का समय अभी है। डिजिटल मार्केटिंग करनी है कि नहीं, अपने लिए किसी एजेंसी को हायर करना है या अपने आप करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन आज ही अर्जेंट नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं। फरवरी मार्च में ये काम आप नहीं कर सकते थे। और अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, आप किस किस का सेशन अटेंड कर सकते हैं, कहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ किन लोगों तक आपको पहुंचना चाहिए। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग इंश्योरेंस की अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, वो आप, मेरा नंबर अभी सामने आएगा, उस पर अगर आप मैसेज भेजेंगे तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए तय करें किस किस तरीके की ट्रेनिंग की आपको जरूरत है, किस तरीके की ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिल सकते हैं। तो इम्पैक्ट, ये आखिरी स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करना, माइलस्टोन, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना, प्लेजर वर्किंग, आराम से काम करना और अपने हिसाब से काम करना, क्योंकि अब किसी और का प्रेशर नहीं है। अवेलेबल मार्केट इस समय खाली है क्योंकि लेफ्ट ओवर है, जिन लोगों ने पहले बीमा नहीं लिया या बड़े एजेंट मार्केट में नहीं है या जिनको जो टैक्स प्लानिंग जिनके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रही है, उनको आप बड़ी पॉलिसी देने के लिए इस समय मिल सकते हैं। अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, डायरी मेंटेन करें, एक्टिविटी मेंटेन करें, बिकॉज दिस इज कंट्रोलेबल फैक्टर। और टाइम मैनेजमेंट मैंने आप उसमें जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इस तरीके की चीजों पर ध्यान दें जो मैंने इससे पहले की स्लाइड में आपको बताया। मनी चौपाल, ये लिखा हुआ है नीचे, ये मेरी वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज अवेलेबल हैं, एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स और तमाम तरीके की चीजें हम करते रहते हैं। इसी नाम से मेरा, मनी चौपाल के नाम से आप यूट्यूब पर जाकर यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। उस मेरा आप सबसे अनुरोध है उससे जुड़े, तो उसमें आपको बहुत सी चीजें अपने मतलब की दिखाई देंगी। इस नंबर पर आप अपना यदि नाम मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं हमारी एक्टिविटी से संबंधित जो चीजें हैं जो आपको आगे अपना लक्ष्य पाने में सहयोग कर सकती हैं, उनके बारे में आपको बता सकता हूं। हम लोग जानकारी आपको भेज सकते हैं। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना और मेरे ख्याल से मुझे 5-7 मिनट पहले समाप्त करना चाहिए था, फिर भी मैं लगता है कि कुछ चीजें छूट ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात समाप्त की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर। आपने आपने 5 मिनट ज्यादा नहीं लिए, आपको 5 मिनट कम मिले। जो हमारी शेयरिंग वाला एरिया आज थोड़ा सा ज्यादा लंबा, और देख रहा था कि आप समय को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे थे और आपने इस इम्पैक्ट को बिल्कुल अपने जो निर्धारित समय में घड़ी को देखते हुए सारी बातें पूरी कंप्लीट करी। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ही वंडरफुल रहा और हम लोगों को बहुत ही, जो एक नया साल शुरू हो रहा है और आज का जो सेशन में आपने जो चीजें बताई, यदि हम लोग सब लोग उनमें से कुछ भी चीज अपने साथ लेके जाएंगे तो वो इस साल में जो हमारे टारगेट्स, कुछ जो भी हम टारगेट्स बनाएंगे वो डेफिनेटली अचीव होंगे।
मैं FPRT परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you. और क्योंकि आप हमारे वैसे परिवार का ही हिस्सा है, आप हमारे मेंबर भी हैं, लेकिन जो आज का सेशन आपने लिया, जो नया साल की शुरुआत करी और उसमें आपने इम्पैक्ट के नाम से जो आज का टॉपिक था और उसको इतने अच्छे तरीके, ब्रीफ तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो जो चीजें आपने बताई उसमें से मैक्सिमम चीजें उसको इम्प्लीमेंट करें और जो हमारे इस साल के फाइनेंशियल ईयर की जो नए टारगेट्स जो हम सेट करेंगे, वो यदि हमने सीरियसली आपके इस इम्पैक्ट को इम्प्लीमेंट किया तो वो फॉलो सबके जो टारगेट्स हैं वो पूरे। थैंक यू सो मच आप लोगों आपका आज के सेशन के लिए। मैं 1 मिनट राजेश चेतन सर को कहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए करें और उसके बाद हम इस सेशन को ओपन कर देंगे सबको राम राम श्याम श्याम के लिए, शांति पाठ के बाद। बहुत जबरदस्त। राजेश सर। हेलो, मैं अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है अच्छे से। जी, आपका आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। आपने कितनी तैयारी की होगी मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल नया विषय रखा आपने, नए वर्ष में नई बात, नया विषय, नया सब्जेक्ट, लोगों को आपने जबरदस्त तरह से मोटिवेट किया है और जो आज चाहिए था वो आप आज लोगों को मिला है। मैं पूरे FPRT की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आप कक्षा में आए हैं। मैं ये चाहूंगा आपसे कम से कम 1 वर्ष में 3 बार 4 बार तो आप कम से कम इस क्लास को संभाला करें। जरूर और जरूर। ये मेरा आपसे निवेदन है और मैं चाहूंगा सब लोग एक बार, मैं धन्यवाद अकेला क्यों करूं, सीखा तो आप सब ने भी है, मैंने भी सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा है। सब मिलकर चैट बॉक्स में अशोक भाई का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, शुक्रिया करें और आगे भी हम अशोक भाई से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।